कहानी की शुरुआत होती है आस्तिक नाम के एक लड़के की मौत से। घर में मातम का माहौल है, माँ शोक में डूबी है, एक बेटा सिर मुंडवा रहा है, परिवार के बाहर से भी रिश्तेदार आए हुए हैं। इस कहानी में दिलचस्प बात यह है कि पूरी फिल्म में आस्तिक की एक भी झलक नहीं दिखाई जाती, बस उसके बारे में बातें होती रहती हैं। तो आज है आस्तिक की मौत के बाद का पहला दिन। घर खचाखच भरा हुआ है और हर तरफ वही टिपिकल इंडियन रिश्तेदार मौजूद हैं, जिनकी दिलचस्पी दुख से ज्यादा गोसिप और खाने पीने पर रहता है। खैर, इस वक्त सबका एक ही सवाल है, और वो है कि अब संध्या यानी आस्तिक की पत्नी का क्या होगा, क्योंकि उनकी शादी को हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे। अब हमें संध्या दिखाई जाती है, जो कि अपने कमरे में लेटी फेसबुक पर पति के डेथ वाली पोस्ट पर आए कमेंट पढ़ रही है। फिर हम देखते हैं संध्या के कमरे का दरवाजा खुलता है तो सामने उसके मम्मी पापा आए होते हैं और साथ में उसकी सासू माँ भी होती है। संध्या की माँ उसे देखते ही गले लगाकर खूब रोती है। उसके पिता भी काफी इमोशनल लग रहे थे। तभी अचानक संध्या माँ को खुद से अलग करते हुए कहती है, अरे माँ, कितना रोगी तुम, अब बस भी करो। संध्या के आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था और ये देखकर वो तीनों के तीनों हैरान थे कि ये सब क्या है। पति मरा है और आंखों में आंसू तक नहीं। इसके बाद इस सिचुएशन को देखकर संध्या की सास कहती है, आप लोग बैठिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। तभी संध्या कहती है, मम्मी जी मैं चाय नहीं पीऊंगी, आप एक काम करो, मेरे लिए एक पेप्सी मंगवा दीजिए। संध्या के मम्मी पापा और सास को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है, ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। संध्या को खुद भी समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। बचपन में जब उसकी बिल्ली मरी थी तो उसने 3 दिन खाना नहीं खाया था और खूब रोई थी, लेकिन अब चुपचाप बैठी है। इसके बाद आस्तिक के ताऊजी आस्तिक के छोटे भाई आलोक का बेड उसके कमरे से निकलवा देते हैं। जब ये आलोक को पता चलता है तो वो गुस्से में पूछता है, ऐसा क्यों किया? ताऊजी कहते हैं, तेरा भाई गुजर गया है, कुछ दिन तुझे जमीन पर ही सोना पड़ेगा और दिन में केवल 1 टाइम खाना, वो भी बिना प्याज और लहसुन के, और हाँ, रात को अकेले सोना है। आदित्य मानता नहीं तो ताऊजी कहते हैं, करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे भाई की आत्मा भटकेगी। माँ रो रही थी। दूसरी तरफ सीढ़ियों पर खड़ी संध्या भी ये सब देख रही थी। गुस्से में आदित्य अपने दोस्त के साथ कमरे में चला जाता है। कमरे में वो कहता है कि आस्तिक ने आज तक किया क्या है हमारे लिए, जब जिंदा थे तब तो सुख दिया नहीं और साला मरने के बाद भी चैन नहीं पड़ने दे रहे। इन दोनों की बातों से पता चलता है संध्या आदित्य को इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाती थी और जो आदित्य का दोस्त है उसकी भी संध्या पर बुरी नजर थी। अगले सीन में हम देखते हैं घर में कोई सामान लेकर अंदर आ रहा है। फिर हमें पता चलता है वो संध्या की बेस्ट फ्रेंड नाजिया है। नाजिया थोड़ा भावुक माहौल बनाने की कोशिश करती है और दिखाती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड का पति गुजर गया, जिसका उसे भी बहुत दुख हो रहा है। लेकिन संध्या के अजीब से बिहेवियर को देख वो पूछती है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो। संध्या उससे भी कहती है, मुझे रोना ही नहीं आ रहा और समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसी बीच आस्तिक के पिता कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जब संध्या अलमारी में ढूंढ रही होती है उसे एक लड़की की फोटो मिलती है। वो फोटो उसके दिमाग में घर कर लेती है। उसे शक होता है कि ये आस्तिक की गर्लफ्रेंड थी। फोटो देखने के बाद संध्या को अजीब सी बेचैनी और जलन महसूस होती है। वो काफी बिखरी बिखरी सी लगती है। रात को भी सोते हुए बस करवट बदलती रहती है, क्योंकि उसकी ये टेंशन उसे खाए जा रही होती है कि आखिर वो लड़की कौन थी। सुबह होती है और हम देखते हैं संध्या चाय पिलाने के लिए दादी के पास जाती है। चाय पिलाने के बाद दादी से पूछती है, दादी क्या आप इस लड़की को जानती है? तभी दादी उस लड़की का नाम लेते हुए कहती है, इसका नाम उषा है। अगले दिन संध्या नाजिया से कहती है, मुझे गोलगप्पे खाने जाना है। नाजिया कहती है, घर में ताजा ताजा मौत हुई हो और विधवा बहू गोलगप्पे खाने जाए, अच्छा नहीं लगता यार। अगर घर वालों ने ये सब देख लिया तो क्या होगा, सोचा है कभी? ये सुनकर संध्या कहती है, अगर मेरा पति दूसरी लड़कियों से बात कर सकता है तो क्या मैं गोलगप्पे भी नहीं खा सकती क्या? अब संध्या और नाजिया पेट दर्द का बहाना बनाकर घर से दोनों गोलगप्पे खाने निकल जाती हैं। उधर आस्तिक का छोटा भाई और पिता उसकी अस्थि गंगा में विसर्जित करने जाते हैं। संध्या अब ठान लेती है और नाजिया से कहती है कि उसे उस लड़की से मिलना है। इसी दौरान आस्तिक के ऑफिस के कलीग घर पर मिलने आते हैं। अब उन कलीग्स में वही फोटो वाली लड़की भी होती है। उसका नाम होता है आकांक्षा। सारे घर वाले वही बैठे होते हैं। संध्या सासू माँ से कहती है कि मम्मी, मुझे आकांक्षा को आस्तिक की फाइल्स देनी है। ये कहकर वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आती है। आकांक्षा दिखने में काफी खूबसूरत थी। जब संध्या उसके नेल्स को देखती है, जो कि काफी प्यारे थे, बेचारी संध्या थोड़ी अनकंफर्टेबल होकर अपने हाथों को छुपाने लगती है। इसके बाद संध्या पूरी इन्वेस्टिगेशन मोड में आ जाती है। उसे जानना था कि आस्तिक का उससे क्या रिश्ता था, क्या आस्तिक का अफेयर था उसके साथ। संध्या बिना वक्त गवाए फोटो दिखाकर पूछती है, ये फोटो यहाँ क्यों है? आकांक्षा खुद की फोटो वहां देखकर काफी इमोशनल होने लगती है। वो बताती है कि हाँ, वो पहले आस्तिक की गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को जानते थे, फिर साथ में जॉब भी मिल गई, लेकिन घर वालों ने उनका रिश्ता मंजूर नहीं किया, इसलिए शादी नहीं हो पाई। आकांक्षा संध्या को समझाते हुए कहती है कि आस्तिक ने कभी तुमको धोखा नहीं दिया, तुमसे शादी के बाद वो बदल गया था। शादी के बाद हम दोनों सिर्फ कलीग थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। आकांक्षा चली जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रात को आस्तिक के मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं।
आस्तिक की मम्मी रोते हुए पति से कहती है, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल जिस घर में ये लोग रह रहे होते हैं उस पर लोन चल रहा था और इस लोन को आस्तिक ही पे करते आ रहा था। लेकिन अब वो तो इस दुनिया में रहा नहीं, तो अब वो कौन चुकाएगा? आस्तिक की मौत से अगर किसी को सबसे ज्यादा दर्द हुआ था तो वो थी उसकी माँ। यकीनन दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है। इस दुनिया में कोई सच्चा और निस्वार्थ प्रेम है तो वो माँ का ही है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी लाइक कर देना। कुछ दिन बाद आकांक्षा संध्या को किसी कैफे में बुलाती है। आकांक्षा और संध्या दोनों ही काफी अच्छी दोस्त बनने लगती है। आकांक्षा अपनी सारी यादें जो भी आस्तिक के साथ बिताई थी सब शेयर करती है। संध्या भी आप अपने पति के बारे में जानने लगती है कि वो कितना रोमांटिक था, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। उसे कभी समय ही नहीं मिला एक दूसरे को समझने का। शायद यही कारण था कि संध्या पति के मरने पर भी रो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके और उसके पति के बीच वैसी यादें कभी बनी ही नहीं कि उनको याद करके रोया जा सके। अब सीन शिफ्ट होता है घर पर। दरवाजे से कोई वकील आ रहा होता है। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त, लेकिन वकील को आते ऐसे देख रहे हो जैसे कोई लुटेरा घुस आया हो। वो था एक इंश्योरेंस कंपनी का आदमी और वो सभी को बताता है कि आस्तिक ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी और इस पॉलिसी से मिलने वाला अमाउंट है करीब 50 लाख रुपए। और सबसे बड़ा झटका फैमिली वालों को लगता है, क्योंकि आस्तिक ने नॉमिनी के तौर पर संध्या का नाम दिया था, मतलब कि वो सारा पैसा संध्या को मिलेगा। पति की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए थे। घर में माहौल भारी था, लेकिन असली हलचल मच चुकी है। जब इंश्योरेंस के कागज सामने आए, उन कागजात में साफ साफ संध्या का नाम लिखा था। ये सब कुछ परिवार के लोग देख रहे थे। सब यही सोच रहे थे कि आस्तिक ने अपने मम्मी पापा के बारे में भी नहीं सोचा और बीवी का नाम दे दिया नॉमिनी के लिए। सभी के चेहरे लटके पड़े थे। संध्या के मम्मी पापा खुश होते हैं। ताऊ जी आस्तिक के पिता को सुनाने लगते हैं कि वैसे तो सावधान इंडिया देखते रहते हो, लेकिन इतना बड़ा क्राइम होते भी रोक नहीं पाए तुम। आस्तिक के पिता कहते हैं, कोई क्राइम व्राइम नहीं हुआ है। संध्या आस्तिक की बीवी थी, उस पर ही डिपेंड थी, तो उसका नाम तो लिखेगा ही, इसमें गलत क्या है? ताऊ जी कहते हैं, ठीक है, बता फिर ये जो तेरे नए मकान की किस्त है वो कहां से भरेगा? आस्तिक के फादर रोने लगते हैं और कहते हैं कि आस्तिक था तो सहारा था, अब वो नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। हम देखते हैं घर में इस खबर के बाद काफी कुछ बदलने लगा। जो लोग कुछ दिन पहले तक उसे अपने घर में बोझ समझते थे, अब उसी को अपने पास रखना चाहते थे। उसकी सास को छोड़कर सब लोगों की यही राय थी कि संध्या को वापस मायके भेज दो ताकि शादी कर सके। उसकी पूरी उम्र पड़ी है। घर में कुछ औरतें अब मीठी आवाज में कह रही थी, बेटी अगर चाहे तो यहीं रह सकती है। संध्या चुप थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। वो देख रही थी कैसे लोग कुछ ही मिनटों में अपना चेहरा बदल लेते हैं। उधर घर के बाकी लोग अपने अपने प्लान में लग गए। ससुराल वाले कोशिश करने लगे कि इंश्योरेंस कंपनी से बात करके नॉमिनी बदल दें ताकि 50 लाख रुपए उनके नाम हो जाएं। संध्या की सास को पट्टी पड़ाई गई थी, तो वो संध्या की शादी आस्तिक के कजिन आदित्य से हो करवाना चाहती थी। आदित्य शादी करना चाहता था क्योंकि उसका बिजनेस लॉस में था और पैसों की जरूरत थी। संध्या के साथ शादी करना उसके लिए पैसों का जुगाड़ करने का एक मौका था, ताकि पैसे आधे आधे बांट लें। जब संध्या ने इस रिश्ते के लिए हाँ की तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन माँ को मनाने के बजाय संध्या उल्टा उसे डांट देती है। आहत होकर माँ घर छोड़कर चली जाती है। इसी दौरान आलोक संध्या के पास आता है। आलोक काफी इमोशनल लग रहा था। वो कहता है, भैया की कल 13वीं है, लेकिन घर वालों को देखो किसी और काम में ही बिजी हो गए हैं। दरअसल पूरे घर में ये बात फैल चुकी थी कि संध्या आदित्य से शादी के लिए मान गई है। आलोक अपनी भाभी को बताता है कि आदित्य उसे सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहता है। संध्या कहती है कि आदित्य उससे प्यार करता है। आलोक अब रोतड़ू सा मुंह बनाकर कहता है, भाभी प्लीज उससे शादी मत करो। आप जानते हो कि वो आपसे प्यार नहीं करता, आप ये भी जानती हो कि आपसे कौन प्यार करता है। ये कहकर आलोक रोने लगता है। संध्या भी काफी इमोशनल होकर कहने लगती है कि हम तुम्हारे भाभी हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आलोक रोते हुए वहां से चला जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 13वीं का। घर में हवन चल रहा है, लोग सफेद कपड़ों में हैं। संध्या सफेद साड़ी में बाहर आती है, लेकिन तभी पता चलता है कि आस्तिक का कजिन आदित्य, जो उससे शादी करने वाला था, वो जल्दी जल्दी कपड़े पैक और बैग पैक करके चला गया है। सब हैरान होते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया है। कोई समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हुआ। थोड़ी देर बाद सच सामने आता है। संध्या ने उस लड़के से कह दिया था कि वह आस्तिक के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर घर में हड़कंप मच जाता है, लेकिन इससे पहले कि कोई उससे सवाल कर पाता, संध्या गायब हो चुकी थी। उसकी सासू मां जब उसके कमरे में जाती है तो तकिए के नीचे एक खत मिलता है। खत में लिखा था, मैं इस घर से नहीं भाग रही, मैं अपनी पहचान ढूंढने निकली हूँ। यहाँ हर कोई मुझे सिर्फ किसी के रिश्ते से जानता है, बहू, पत्नी, विधवा, लेकिन मैं कौन हूँ ये मैंने कभी नहीं सोचा। अब वक्त है कि मैं खुद को जानूं। वो लिखती है कि उसे पता है कि कैसे उसके सास ससुर आस्तिक के जाने के बाद टूट गए हैं। घर का खर्च और मकान का लोन की किस्त का पैसा जोड़ना भी मुश्किल हो गया है। पापा बताते नहीं है, लेकिन हमें सब समझ आता है। इसलिए 50 लाख का चेक वही तकिए के नीचे छोड़कर जा रही हूँ। उम्मीद है इन पैसों से आपकी सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और हाँ, आप फिक्र मत करिएगा, पहले आस्तिक आपका ख्याल रखते थे, अब हम भी कमाएंगे और अब से मैं आपका ख्याल रखूंगी। उस खत को पढ़ते हुए ससुर सास रो पड़ते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस लड़की को उन्होंने समझा ही नहीं,
वही सबसे बड़ी सहारा बनकर जा रही है। आलोक को भी संध्या का मैसेज मिलता है। संध्या आलोक से कहती है कि शर्मा जी की लड़कियों ने तुमको फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना और तुम भी अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। और इस तरह संध्या अपनी जिंदगी का पहला बड़ा फैसला खुद लेती है, जो किसी और के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लिया गया था। वो निकल पड़ती है एक ऐसी राह पर जहां कोई गारंटी नहीं, लेकिन यही तो उसकी सच्ची शुरुआत थी। सो बात की एक बात, वो अपने इस फैसले से खुश थी और जीवन में बस यही मायने रखता है। तो दोस्तों फाइनली ये खूबसूरत मूवी यहीं पर एंड होती है। तो बस दोस्तों पगलेट का ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन ये एहसास शायद कभी खत्म ना हो। अगर ये कहानी आपको छू गई तो हमारी दूसरी कहानियां भी जरूर सुनिए। मामन और मिसेज मूवी के एक्सप्लेनेशन अभी चैनल पर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर भी अपना प्यार देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं ऐसी और भी मूवीज जल्द से जल्द लेकर आऊं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और मुस्कुराते रहिए।